हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जो है फिजिक्स के पीवाईक्यूज कर रहे थे। उसमें आज हम टॉपिक लेंगे मास, द्रव्यमान। तो पहले कुछ द्रव्यमान से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज इवन अबाउट चेंजिंग प्लेस। कि कौन सी ऐसी राशि है जिसको यदि हम उसका स्थान बदल दें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि कोई भी वस्तु है वो ए प्लेस पर रखी है पहले, और यदि उसको हम बी प्लेस पर रख दें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी कौन सी उसकी फिजिकल क्वांटिटी है? तो ये होता है द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान होता है पदार्थ की मात्रा, कि उस वस्तु में अमाउंट ऑफ मैटर कितना है। अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा कितनी है, वो होता है उस वस्तु का द्रव्यमान। तो वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण जी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये जी पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसको यदि हम किसी भी पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर रखें तो इसके द्रव्यमान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो वेट होता है, भार, किसी भी वस्तु का भार होता है, वो गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है। तो वो क्या करता है, ये जी पर डिपेंड नहीं करता है और ये डिपेंड करता है। तो किसी भी वस्तु को अगर स्थान बदलने पर उसमें कोई राशि परिवर्तित होगी तो उसमें क्या होता है, उसका भार परिवर्तित होता है। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो उसके भार में परिवर्तन होगा लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कौन सी राशि में परिवर्तन नहीं होगा? द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है किसी भी वस्तु का प्लेस चेंज करने पर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू दिस ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, गति, समय, द्रव्यमान। द्रव्यमान और त्वरण। तो जो गति, समय, त्वरण है, क्या क्या दे रखा है? स्पीड, टाइम और एक्सेलरेशन। तो ये जो तीनों हमें क्वांटिटी दे रखी हैं वो क्या है? लीनियर मोशन के वेरिएबल्स हैं। लीनियर मोशन के वेरिएबल्स हैं। रेखीय गति, तो ये हमारे क्या है, रेखीय गति से संबंधित है तीनों चीजें, स्पीड, टाइम, एक्सेलरेशन। लेकिन जो द्रव्यमान है वो इनमें इंक्लूड नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मेजर्स द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। कि कौन सी राशि है जो शरीर की जड़ता को या जड़त्व को मापती है? तो फर्स्ट थिंग तो ये कि जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। तो कोई भी वस्तु है वो अपनी स्थिति में बने रहने की कोशिश करती है, उसी को हम बोलते हैं जड़त्व। कि यदि कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, यदि वो गतिशील है, गतिशील है यानी कि वो मोशन में है, तो वो गति करते रहना चाहेगी। कि यदि कोई वस्तु ए है वो किसी स्पीड से गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई फोर्स लगाकर हम उसको रोकना चाहें तो भी वो क्या करती है कि वो अपनी स्थिति को उसी हिसाब से बना के रखना चाहती है। तो वो क्या करना चाहती है कि उसकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन का विरोध करती है, कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, एक जगह पे स्टेशनरी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस पर भी हम फोर्स लगाते हैं तो उसका भी वो विरोध करती है। यदि वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर बना रहना चाहती है। यानी कि यदि कोई भी वस्तु है, चाहे वो स्थिर अवस्था में हो चाहे वो गति की अवस्था में हो, यदि उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो वो उसका विरोध करती है और उसी को हम कहते हैं जड़त्व। तो इनमें से कौन सी जो क्वांटिटी है वो जड़त्व को मापती है? तो जड़त्व को मापती है द्रव्यमान। क्या मापता है? द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? पहला, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, यानी कि द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होती, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो कोई डेफिनेशन बनती नहीं है। नेक्स्ट, द्रव्यमान रासायनिक संतुलन के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, ये भी इसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी स्थान पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन नहीं है द्रव्यमान की, ये इसका एक जो है फीचर है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा कितनी है, अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, वो उसका द्रव्यमान होता है।
ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इस पे डिस्कस कर लिया था कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास अपॉन वॉल्यूम, कि द्रव्यमान बटा आयतन कितना होता है। तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है घनत्व, डेंसिटी, यानी कि एक इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है वो होता है उसका घनत्व। क्या हो जाएगा कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, यूनिट वॉल्यूम में किसी ऑब्जेक्ट में कितना मास है। ये मान लें कि ये कोई बॉक्स है, इसका आयतन हम n क्यूब मान लें, और इसमें एक क्यूब में कितना इसका द्रव्यमान है वो इसकी डेंसिटी हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, घनत्व। तो यहाँ से हम डेंसिटी को देखें, डेंसिटी को हम रो से भी डिनोट करते हैं। यदि इसकी ऐसा यूनिट देखें हम द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की यूनिट होती है केजी और आयतन की होती है मीटर क्यूब। तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगी, केजी अपॉन मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान बटा आयतन, और ऐसा यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है द मास डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज इट्स, किसी वस्तु का द्रव्यमान घनत्व किससे परिभाषित होता है। तो मास डेंसिटी किससे होती है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितनी डेंसिटी है। तो ये हो जाएगा मास पर यूनिट आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड, किसी पदार्थ का इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व। एक ही चीज है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज करके जो है अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घनत्व, डेंसिटी। नेक्स्ट है इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 200 न्यूटन फाइंड इट्स मास, यदि किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। यानी कि W दिया है, W या इसका जो फोर्स है, जो उसका भार होता है वो बल के बराबर होता है। F दिया है हमें 200 न्यूटन, और G की वैल्यू यहाँ पे हमें यूज करनी है 10, जो कि क्वेश्चन हमें दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू हम जानते हैं mg होता है। F कितना है 200, m निकालना है, और g की वैल्यू दे रखी है 10। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 20 kg, 20 kg, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, बल बटे त्वरण। तो F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, और F ए को इधर ले आए हम त्वरण को, तो बच जाएगा m। तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज दैट ऑफ सलाइन वाटर, शुद्ध जल का घनत्व लवणीय जल से किस प्रकार से संबंधित होता है। तो शुद्ध जल का घनत्व लवणीय जल से हमेशा कम होता है, लवणीय जल से कम होगा, क्योंकि जो लवणीय जल होता है उसमें जो होता है लवणस उसमें घुले रहते हैं, तो उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो कम होता है, क्योंकि उसमें और कुछ इम्प्योरिटीज नहीं मिली होती हैं, इसलिए उसका घनत्व कम होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मास ऑफ द गर्ल वेइंग 450 न्यूटन, कि 450 न्यूटन वजन वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान m इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन जी। F दे रखा है 450 और G 9.8। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 45.9। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज 50 kg मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी। हमें संवेग दे रखा है और वेग दे रखा है, और इसका द्रव्यमान पूछा है। तो संवेग, इसको हम P से डिनोट करते हैं, संवेग इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणा वेग। हमें निकालना है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान m इज इक्वल टू हो जाएगा P बटे वेग v। तो ये संवेग 50 दे रखा है, वेग 5 है, तो कितना आ जाएगा 10 kg, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फोर्स F एंड एक्सेलरेशन आर गिवन, यानी कि फोर्स हमें F दे रखा है और त्वरण कितना दे रखा है, बल F है, त्वरण A है। तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होगा, तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन ए। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी।
आगे हम देखेंगे मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन ने गति के नियम दिए, न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे, उनसे संबंधित क्वेश्चन हम करें। सबसे पहला क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस रूल इज नोन एज। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग क्या होता है m इंटू वी, इसमें संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के अनुपात में होती है, कि उसके प्रोपोर्शनल में होती है। तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है dp अपॉन dt। संवेग में परिवर्तन की दर को हम डिनोट करते हैं dp अपॉन dt, या इसको और हम सरल शब्दों में चेंज करें तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तो सेम रहेगा, उसमें यदि हम संवेग में परिवर्तन होगा तो एक संवेग हो जाएगा m v1, दूसरा हो जाएगा m v2। ये t1 समय पर इसका संवेग था और t2 समय पर इसका संवेग हो गया p2। तो परिवर्तन कितना हो गया m v2 माइनस m v1 अपॉन में समय में कितना परिवर्तन हुआ t2 माइनस t1। अब यहाँ से m तो सेम है तो m कॉमन आ जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये हो गया वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन हो जाता है त्वरण। तो F इज इक्वल टू एम ए, जो हमें फॉर्मूला हमें मिलता है न्यूटन के दूसरे गति के नियम से। कहाँ से मिलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का दूसरा गति का नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है dp अपॉन dt, वो उस पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। और यहाँ से हमें यह फॉर्मूला मिलता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ वी मूव द ट्री ब्रांच फास्ट देन सम ऑफ द लीव्स गेट डिटेच्ड फ्रॉम द ट्री ड्यू टू। यदि हम वृक्ष की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां शाखा से गिर जाती है, इसका क्या कारण है। कि कोई पेड़ है और उसकी कोई एक ब्रांच है, उस पर कुछ पत्तियां लगी हुई हैं, यदि हम इसको हिलाएं कोई फोर्स F लगा के तो इसकी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, उसका क्या कारण है। तो हमने बात की थी जड़त्व के बारे में। तो पहले क्या है, जो पत्तियां हैं वो स्थिर अवस्था में हैं, वो क्या है, उनकी स्थिति क्या है, स्थिर है, वो स्थिर अवस्था में है। और यदि हम इसको, जो इसकी ब्रांच है उसको हिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें गति होगी, तो उसकी स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन, और वो अपनी जो स्थिति में परिवर्तन होगा उसका विरोध करता है। विरोध करेगा तो वो अपनी स्थिति में जहाँ पर था वैसे ही बना रहना चाहेगा, तो वहाँ पर ही बना रहना चाहेगा। तो उसकी जो ब्रांच है उसमें तो हम फोर्स लगा के मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें तो क्या है, ये ब्रांच हिल रही है, लेकिन जो पत्तियां हैं वो उसी अवस्था में बने रहना चाहती हैं, तो वो क्या होती हैं, ब्रांच से अलग होके वो नीचे गिर जाती हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है, जड़त्व के कारण, कि उनमें जो ये जड़त्व होता है कि वो अपनी स्थिति में विरोध करती हैं, उसकी वजह से उनकी जो पत्तियां होती हैं वो नीचे गिरती हैं। तो इसमें हो जाएगा इनर्शिया, जड़त्व। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इल्यूस्ट्रेट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के पहले गति के नियम को स्पष्ट करता है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम है जड़त्व का नियम, और इसकी हम बात कर चुके हैं कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। पहला ऑप्शन है कि जब हम पेडलिंग करना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, तो इसमें कोई स्थिति का विरोध नहीं हो रहा है, तो ये फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल नहीं है। सेकेंड है जब एक तेज आ रही क्रिकेट बॉल को कैच करते समय क्षेत्र रक्षक अपनी हाथ को धीरे धीरे पीछे खींचता है, तो इसमें भी क्या है, जड़त्व का नियम नहीं लग रहा है। सी है जब बस अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर झटका खाते हैं, कि ये कोई बस है, इसमें कुछ यात्री बैठे हैं, और जैसे ही बस मूवमेंट करेगी, आगे की तरफ चलने लगेगी, तो इसमें जो यात्री बैठे थे वो पहले इसी अवस्था में थे, और जब ये आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये अपनी इसी अवस्था में रहना चाहेंगे, तो इनमें पीछे की तरफ जो है फोर्स लगेगा, तो पीछे की तरफ झटका खाएंगे। तो ये क्या है, ये जड़त्व के नियम का एग्जाम्पल है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन डिड आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेट। आइजैक न्यूटन ने कितने गति के नियम निर्धारित किए थे। तो
आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। कितने दिए थे? 3 नियम। और ये 3 गति के नियम कौन से हैं? पहला नियम है जड़त्व का नियम, कि कोई भी वस्तु जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। परिवर्तन का विरोध करती है। हम शॉर्ट में समझ रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत हमें क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि न्यूटन के गति के नियम क्या थे। पहला नियम है जड़त्व का नियम, तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध होगा, उसमें ये काम आता है। सेकंड क्या बताता है? सेकंड ये बताता है कि किसी भी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर, उसके मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है उस पर लगाए गए बल के। ठीक है, यहां से हमें कौन सा फॉर्मूला मिलता है? F = ma। थर्ड है, तीसरा लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है, ये है न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि यदि किसी वस्तु पर हम इस तरफ बल लगाएंगे तो ये वस्तु इस तरफ बल लगाएगी। तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ प्रतिक्रिया होती है, कि कोई एक क्रिया हो रही है तो उसकी एक प्रतिक्रिया भी होगी ऑपोजिट। तो ये हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन ने कितने नियम दिए? 3, और तीनों की हमने जो है बात कर ली। नेक्स्ट है व्हाट इज द इक्वेशन फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम में कौन से समीकरण मिलता है हमें? F = ma, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के पहले गति के नियम का दूसरा नाम क्या है? तो न्यूटन के पहले गति के नियम का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये क्या बताता है? उस किसी वस्तु के जड़त्व के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के दूसरे गति के नियम से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? पहला दे रखा है, दो पारस्परिक प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। तो ये दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में नहीं बताता है। किसी भी एक वस्तु पर, हम यदि एक वस्तु की बात कर रहे हैं तो उसी से संबंधित जानकारी ये हमें देता है। दूसरा है जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट लॉ, ना कि सेकेंड लॉ। सी है बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो गति का दूसरा नियम है वो बताता है F = ma। तो किसी भी वस्तु पर फोर्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर लगाए गए बल का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम समझ सकते हैं गति के दूसरे नियम से। तो इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई ए बॉल थ्रोन ऑन द वॉल कोलाइड्स एंड रिटर्न्स। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के नियम यह स्पष्ट करता है कि दीवार पर फेंकी गई गेंद क्यों टकराती है और वापस आती है? कि किसी भी दीवार पर यदि हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो ये यहाँ से टकरा कर वापिस आती है इस डायरेक्शन में, तो इसका क्या कारण है या कौन सा गति का नियम ये बताता है? तो हमने बात की थी न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम क्या कहता है कि कोई भी क्रिया हो रही है उसकी प्रतिक्रिया होगी। तो ये हमने गेंद इस डायरेक्शन में फेंकी, ये यहाँ से टकराई बॉल से और वापस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में ये टकरा कर वापस आती है। तो कौन सा नियम बताता है? गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठा यात्री पीछे की ओर झटका खाता है। इसमें पहला ही ऑप्शन गलत दे रखा है, क्योंकि बस जो है आगे की तरफ चल रही है और जब ये अचानक रुकेगी तो इसमें बैठे यात्री जो वो आगे की तरफ झटका खाएंगे, ना कि पीछे की तरफ। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गलत दे रखा है। ठीक है, बी है जब एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिरता है। तो जब कोई व्यक्ति चलती बस से कूदेगा तो वो गिरता क्यों है? क्योंकि वो क्या पहले गतिशील था, तो उसकी बॉडी क्या है? गति की अवस्था में थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ कूदेगा तो उसमें गति करना बंद कर देगा। लेकिन उसका शरीर क्या करता है कि वो गति में बना रहना चाहता है,
तो इसलिए वो जो है गिरता है। तो इसमें ऑप्शन बी तो सही दे रखा है। सी है जब एक घूर्णनशील पंखा रुकता है तो वह कुछ समय तक घूर्णन करता है, ये भी सही है। और डी है जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठा यात्री सामने की ओर झटका खाता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे क्या कहा जाएगा। 1 किलोग्राम यानी कि हमें मास दे रखा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, तो ये बराबर होता है फोर्स के। और जब दोनों की वैल्यू 1 × 1 दे रखी है तो ये क्या आ जाएगा 1 न्यूटन। ये कुल जो फोर्स है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन। इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो न्यूटन के गति के नियम पब्लिश हुए थे 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ए फील्डर टर्न हिज आर्म्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग ए फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल। कि जब एक क्षेत्र रक्षक तेजी से आ रही क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो वह अपने हाथ पीछे क्यों घुमाता है। ये कोई भी फील्डर है वो किसी बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों घुमाता है। तो इसमें काम करता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम इसमें काम करता है। तो गति का दूसरा नियम हमें क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। F = mv2 - mv1 बटे में t2 - t1। तो जब वो इस गेंद को पीछे की तरफ खींचेगा तो उसमें संवेग में जो परिवर्तन होता है वो कम होता है। तो संवेग में परिवर्तन कम होगा तो उस पर फोर्स भी कम लगेगा। तो इसलिए जो है कोई भी फील्डर है वो क्रिकेट बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है कि उसके हाथों पर जो है वो कम बल लगे अधिक समय तक और उसके हाथों पर जो है वो कम प्रभाव पड़े। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उसे अधिक समय तक कम बल का अनुभव होता है। क्योंकि जब वो गेंद को पीछे की तरफ ज्यादा समय तक उसको रुकने के लिए अधिक समय देगा तो उसमें संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है और संवेग में परिवर्तन की दर कम होगी तो उस पर लगने वाला बल भी जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शॉट फ्रॉम ए राइफल while what will be the kinetic energy of the rifle if the rifle comes backward without stopping। राइफल से गोली चलाने पर यदि राइफल बिना रुके पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। कि कोई गन है उससे हमने एक जो है गोली चलाई, ठीक है, ये हमारी गन थी, इससे हमने गोली चलाई तो ये आगे की तरफ जा रही है, लेकिन न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार इस पर जो है पीछे की तरफ भी एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा। लेकिन जो गति होती है गोली की वो अधिक होती है, इसकी वेलोसिटी अधिक होगी और वेलोसिटी अधिक है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होती है, गोली की गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। और जो ये हमारी राइफल थी उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होती है। क्यों, क्योंकि गोली की वेलोसिटी अधिक होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2mv²। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो जो गन है हमारी उसकी गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी और इसमें न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के तीसरे गति के नियम को स्पष्ट करता है। तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम में क्या होनी चाहिए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगना चाहिए। तो पहला है रॉकेट लॉन्चिंग। तो रॉकेट लॉन्चिंग जो है वो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, उस पर काम करता है क्योंकि उसमें जो फ्यूल होते हैं उसमें वो नीचे की तरफ जो फोर्स लगाता है उसकी वजह से जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ गति करता है। तो इसमें जो है न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही सही है हमारा। बाकी जो बस के अचानक गति में आने पर यात्री पीछे को झटका खाते हैं ये तो इनर्शिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। और पेडलिंग रोकते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है और जब हम तेजी से गति से आ रही क्रिकेट गेंद को पकड़ते हैं तो क्षेत्ररक्षक धीरे धीरे गेंद के साथ हाथ पीछे की ओर ले जाता है। तो ये हो जाते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम के एग्जाम्पल। तीसरे नियम का एग्जाम्पल है इसमें रॉकेट लॉन्चिंग, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है व्हेन ए सेलर जंप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट ड्रिफ्ट बैकवर्ड्स, विच लॉ ऑफ न्यूटन रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की दिशा में बहती है। न्यूटन का कौन सा नियम इस उदाहरण को व्यक्त करता है? तो इसको व्यक्त करता है न्यूटन का तीसरा नियम, क्योंकि नाविक आगे की तरफ कूद रहा है और जो नाव है वो पीछे की दिशा में बहती है। तो इसमें क्या लग रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक जो दोनों फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, विच न्यूटन्स लॉ गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्टेटमेंट। दो वस्तुओं के बीच बल हमेशा समान और विपरीत होता है। न्यूटन का कौन सा नियम इस कथन को स्पष्ट करता है कि दो वस्तुएं हैं, उन पर जो बल लग रहा है वो समान होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये किसकी बात कर चुके हैं हम, न्यूटन के तीसरे नियम की। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ए मैन इज स्टैंडिंग इन ए बोट इन स्टिल वाटर, इफ ही ट्राइज टू वॉक टुवार्ड्स द शोर द बोट विल। एक व्यक्ति शांत पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चलने की कोशिश करता है तो नाव किधर चलेगी? तो यदि जो नाविक है वो किनारे की तरफ चल रहा है तो जो बोट है वो पीछे की तरफ चलेगी, यानी कि वो क्या जाएगी, किनारे से दूर जाएगी, गति के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एनी मोमेंट द एक्सेलरेशन ऑफ ए रॉकेट इज प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रिलीज्ड गैसेस, द वैल्यू ऑफ n शुड बी। किसी भी क्षण में एक रॉकेट की त्वरित गति उस समय निकाले गए गैसों की वेग की nवीं शक्ति के समानुपाती होती है। इसमें क्या दिया है कि जो रॉकेट की स्पीड है, रॉकेट की स्पीड, उसमें से जो गैस निकलती हैं, तो गैस की जो वेलोसिटी है, गैस की स्पीड है, उसकी nवीं पावर के बराबर होती है। ये क्वेश्चन में दिया है। तो n का मान क्या होना चाहिए? तो जो रॉकेट लॉन्चिंग होता है उसमें हमारा न्यूटन का गति का तीसरा नियम काम करता है कि इसमें जो गैस फ्लो करती हैं, गैस जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये जो रॉकेट है इसमें जो गैस है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी और फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो इनमें क्या होता है, जो स्पीड होती है, जो गैस निकल रही है उनकी स्पीड और रॉकेट की स्पीड ये बराबर होंगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो यहाँ पर n का मान क्या होगा, n की वैल्यू होगी 1। अगला क्वेश्चन है, 70 kg मैन पुशेज ए 50 kg मैन with the force of 50 Newton. How much force has the 50 kg man pushed the other person? एक 70 किलोग्राम का आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है ए, इसका वेट दे रखा है 70 kg, और दूसरा आदमी है उसका वेट दे रखा है हमें 50 kg। अब जो ये आदमी 70 किलो वाला है ये बी पर 50 न्यूटन का बल लगाता है, तो 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति 70 किलो वाले पर कितना बल लगाएगा, ये पूछा है। तो हम न्यूटन का गति का तीसरा नियम जानते हैं, वो ये कहता है कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान बल लगाएगी, लेकिन वो क्या होगा, सिर्फ विपरीत दिशा में होगा। तो ये भी जो है 50 न्यूटन का बल इस पर लगाएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन्स लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स। न्यूटन के नियम कणों के लिए सही नहीं होते हैं, किस अवस्था में? पहला है विश्राम की अवस्था में, तो इसमें न्यूटन का नियम लगा सकते हैं। दूसरा है धीरे धीरे गति करते हुए और उच्च वेग से गति करते हुए, तो इन दोनों कंडीशन में भी न्यूटन के नियम जो है फॉलो करेंगे। डी दे रखा है प्रकाश की गति के समान वेग से गति करते हुए, तो न्यूटन के नियम जो हैं, यदि कोई मैटर है वो लाइट की स्पीड से जो है गति कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो उस पर न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपल्शन ऑन द रॉकेट इज। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में रॉकेट पर प्रपल्शन क्या होगा? तो रॉकेट में क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, ये हमें पता है। तो कोई भी रॉकेट है उसमें फ्यूल भरा जाता है सॉलिड या लिक्विड स्टेट में, और जब इनको इग्नाइट किया जाता है तो इसमें गैस प्रोड्यूस होती है हाई प्रेशर पर, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ गति करती हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं है तो उसमें प्रोपल्शन क्या होगा, स्टेबल होगा, स्थिर अवस्था में प्रोपल्शन होगा उसमें। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन इज कॉल्ड। किसी वस्तु की यह प्रवृत्ति
कि वह विश्राम की अवस्था में रहती है और गतिशील वस्तु गतिशील रहती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व। कि यदि कोई वस्तु विश्राम की अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। तो इसको क्या कहते हैं? इनर्शिया, जड़त्व। नेक्स्ट, एन एथलीट रन्स फॉर सम टाइम बिफोर द हाई जंप सो दैट द इनर्शिया ऑफ द हेल्प्स हिम टेक द लॉन्ग जंप। कि एक एथलीट जो है वो हाई जंप करने से पहले कुछ समय के लिए दौड़ता है ताकि किस चीज़ का जड़त्व उसे लंबी कूद लगाने में मदद करे। तो पहले वो किस जो है दौड़ रहा है तो जो उसका जड़त्व होगा वो उसको गति में बनाए रखना चाहेगा। तो यदि वो दौड़ता हुआ हाई जंप करेगा तो वो अधिक समय तक गति की अवस्था में रहना चाहेगा, तो उसकी जो लंबी कूद है उसको लगाने में वो हेल्प करता है। तो कौन सी चीज़ उसको हेल्प कर रही है? उसकी जो गति है वो उसको जो है लंबी कूद लगाने में हेल्प कर रही है। तो इसमें हो जाएगा गति, स्पीड। नेक्स्ट, द स्टॉक ऑफ बुक्स लाइंग ऑन द टेबल डज नॉट मूव ड्यू टू। टेबल पर रखी किताबों का ढेर गतिहीन क्यों रहता है? क्यों रहता है? इनर्शिया के कारण। क्योंकि उनमें जो है स्थिर अवस्था है वो उसी अवस्था में बने रहना चाहती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जड़त्व, इनर्शिया। नेक्स्ट है, व्हाई डज ए रनर कंटिन्यू टू रन आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन। एक धावक फिनिश लाइन पार करने के बाद क्यों दौड़ता रहता है? तो कोई भी धावक है वो दौड़ते हुए आ रहा है तो उसका शरीर क्या है? गति की अवस्था में है। तो फिनिश लाइन पार करने के बाद भी उसको रुकने में कुछ समय लगता है, तो वो जड़त्व के कारण कुछ समय तक गति की अवस्था में रहता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हेन द कार्डबोर्ड प्लेस्ड ऑन द ग्लास थम्बलर इज फ्लिक्ड अवे विथ ए फिंगर, ए कॉइन प्लेस्ड ऑन इट फॉल्स इनटू द ग्लास, विच लॉ डिफाइंस द अबोव स्टेटमेंट। कि जब कांच के ग्लास पर रखा कार्डबोर्ड, यानी कि ये कोई कांच का ग्लास है, इस पर कोई कार्डबोर्ड रखा है और उस पर एक सिक्का रखा है। अब ये कह रहा है कि ये जो कार्डबोर्ड है इसको हम यहाँ से उंगली से मार के फिसला दें तो ये जो सिक्का है वो गिलास में गिर जाएगा। तो ये कौन से नियम के कारण होता है? तो जो इसको तो हमने फोर्स लगा के आगे की तरफ चला गया कार्डबोर्ड, लेकिन जो सिक्का है वो पहले भी स्थिर था और वो स्थिर रहना चाहेगा। तो वो क्या करेगा? यहीं पर इसी स्थिति में रहेगा, लेकिन इसके नीचे कार्डबोर्ड नहीं है तो वो ग्लास में नीचे गिर जाएगा। तो ये कौन से नियम के कारण हो रहा है? जड़त्व के सिद्धांत के कारण, लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनर्शिया। निम्नलिखित में से जड़त्व का अधिकतम मान किसका होगा? तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, क्योंकि जड़त्व को क्या जड़त्व को किससे मापते हैं? द्रव्यमान से। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। तो इनमें हमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? एक ही आकार की रबर की गेंद और पत्थर, स्कूटर और बस, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, ट्रेन और हवाई जहाज। इनमें सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? ट्रेन और हवाई जहाज का। तो इनका जड़त्व का मान भी अधिकतम होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी।